आजादी के 75 साल बाद भी हम अपने फाइटर जेट्स के लिए पूरी तरह स्वदेशी इंजन क्यों नहीं बना पाए? ये एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन जैसा होता है। कई बार इसी वजह से पूरा प्रोग्राम डिले हो जाता है, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ कॉम्प्लेक्स टेक्निकल चैलेंजेस भी उभरने लगे। लेकिन दोस्तों, हार्ड ट्रुथ ये था, इंडिया ने इस क्लब में एंट्री लेने के लिए डेकेड्स तक एक ही नाम परस्यू किया, वो है कावेरी। इसी वजह से कावेरी का स्ट्रगल सिर्फ इंजन का इशू नहीं रहा, परफॉर्मेंस पैरामीटर रिक्वायर्ड थे, कावेरी उन्हें कंसिस्टेंटली मीट नहीं कर पा रहा था। जैसे हाई हीट, हाई प्रेशर और सुपरसोनिक एयर फ्लो के धीरे धीरे एक टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम चैलेंज बन गया। कावेरी की जर्नी का असली टेस्ट शुरू होता है। दोस्तों, इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारे स्पेस मिशन चांद से लेकर मार्स तक पहुंच चुके हैं। कोविड के दौरान हमने अपनी वैक्सीन खुद तैयार कर ली। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी काम तेजी से चल रहा है। लेकिन यही एक बड़ा विरोधाभास भी खड़ा हो जाता है दोस्तों। आजादी के 75 साल बाद भी हम अपने फाइटर जेट्स के लिए पूरी तरह स्वदेशी इंजन क्यों नहीं बना पाए? सवाल सिंपल है दोस्तों, पर जवाब बहुत टफ है। अगर इंडिया रॉकेट्स बना सकता है, स्पेस मिशन चला सकता है, तो फिर जेट इंजन में प्रॉब्लम क्या है? सच ये है कि एडवांस्ड फाइटर जेट इंजन बनाना आज भी दुनिया की सबसे रेयर कैपेबिलिटीज में से एक है। इस लेवल पर अब तक सिर्फ कुछ ही नेशंस पहुंच पाए हैं दोस्तों। और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि ये सारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और सबसे रिसेंट एंट्री है चाइना की। क्योंकि फाइटर जेट का इंजन एक नॉर्मल मशीन नहीं होता दोस्तों, ये एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन जैसा होता है जो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर पर स्टेबल रहकर काम करता रहता है। दोस्तों, ये लावा से भी ज्यादा हॉट टेम्परेचर होता है और इसी आग के बीच इंजन लगातार 20,000 आरपीएम पर स्पिन करता रहता है। इसीलिए इसे इंसान की बनाई हुई सबसे मुश्किल मशीनों में से एक माना जाता है दोस्तों। इंडिया ने इस क्लब में एंट्री लेने के लिए डेकेड्स तक एक ही नाम परस्यू किया, वो है कावेरी। गोल सिर्फ इंजन बनाना नहीं था दोस्तों, गोल था फॉरेन डिपेंडेंस को कम करना, सैंक्शंस के रिस्क को रिड्यूस करना और इंडिजीनियस एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना। यहीं से कावेरी की स्टोरी स्टार्ट होती है दोस्तों, जो एम्बिशन, टेस्टिंग, सेटबैक, रीडिजाइन, डिलेज और टफ डिसीजंस। इस वीडियो में हम कावेरी का कंप्लीट टाइमलाइन डिकोड करेंगे और क्लियरली समझेंगे कि कोर चैलेंजेस क्या थे, जैसे एडवांस्ड मटेरियल्स, टरबाइन टेक्नोलॉजी, थ्रस्ट टू वेट रेशियो और टेस्टिंग इकोसिस्टम। और एंड में एक अनकंफर्टेबल सवाल छोड़ेंगे आपके लिए, क्या कावेरी फेलियर था या इंडिया के लिए एक स्टेपिंग स्टोन? दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1986 से, जब कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। उस वक्त इंडिया का डिफेंस सेटअप काफी हद तक सोवियत हार्डवेयर पर डिपेंडेंट था। इसी बैकग्राउंड में एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, अगर हमें स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस चाहिए है तो सिर्फ अपना फाइटर जेट बनाना काफी नहीं होगा, उस जेट को पावर देने वाला इंजन भी अपना ही होना चाहिए। इसी सोच के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने डीआरडीओ को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया कि एलसीए यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक इंडिजिनियस इंजन डेवलप किया जाए। फिर अप्रैल 1989 में इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियल अप्रूवल मिल गया, यानी आइडिया फेज खत्म हो गया और एग्जीक्यूशन फॉर्मली शुरू हो गया। टाइमलाइन भी क्लियरली डिफाइन की गई थी। टारगेट था 93 महीनों में कंप्लीशन होना है और इनिशियल बजट लगभग 383 करोड़ रुपए रखा गया और डेडलाइन सीधी थी कि दिसंबर 1996 तक इंजन रेडी हो जाना चाहिए। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी डीआरडीओ के अंदर एक स्पेशलाइज्ड लैब को दी गई। इस लैब का नाम था जीटीआरई यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। इंजन को नाम दिया गया कावेरी, साउथ इंडिया की पवित्र नदी के नाम पर। यह नाम सिंबॉलिक भी था और अपने आप में एम्बिशियस भी। रोड मैप देखने में सिंपल लग रहा था। प्लान था 17 प्रोटोटाइप इंजन बनाने का। उम्मीद यह थी कि 1990 के एंड तक फर्स्ट फ्लाइट टाइप माइलस्टोन अचीव हो जाएगा। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। कावेरी का गोल सिर्फ तेजस को इंजन देना नहीं था। इंडिया असल में 3 चीजें एक साथ बिल्ड कर रहा था। पहला, तेजस के लिए एक डेडिकेटेड इंजन, दूसरा एडवांस्ड इंजन टेक्नोलॉजी का अपना बेस, और तीसरा और फाइनली मिलिट्री ग्रेड टर्बोफैन इंजन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी शुरू से डिफाइन की गई थी दोस्तों।
ड्राई थ्रस्ट का टारगेट लगभग 52 किलो न्यूटन टन था। आफ्टर बर्नर के साथ इसे 81 किलो न्यूटन तक पहुंचना था। इंजन का टारगेट वेट करीब 1100 केजी रखा गया और थ्रस्ट टू वेट रेशियो का एम था 7.8:1। सिंपल शब्दों में अगर कावेरी इन टारगेट्स को अचीव कर लेता तो वो उसी लीग में खड़ा होता जहां ग्लोबल बेंचमार्क इंजन जैसे जीई F404 पहले से ऑपरेट कर रहे थे। इसी डायरेक्शन में जीटीआरई ने एक एडवांस्ड लो बाईपास टर्बोफैन डिजाइन प्रपोज किया। इसका डेजिग्नेशन था GTX 35VS कावेरी। और यहीं से स्टोरी का रियल ट्विस्ट शुरू होता है दोस्तों, क्योंकि जेट इंजन बनाना सिर्फ एक मैकेनिकल पार्ट बनाना नहीं होता, ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जैसा होता है जहां मिलीमीटर लेवल प्रिसाइशन भी डिसाइसिव होता है। इंजन के अंदर कंप्रेसर हवा को कंप्रेस करते हैं, उसके बाद फ्यूल बर्न होता है, फिर टरबाइंस इंजन को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती हैं। प्रॉब्लम यह है कि यह सब कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है, जैसे हाई हीट, हाई प्रेशर और सुपरसोनिक एयर फ्लो और स्पीड्स जो 20,000 आरपीएम तक पहुंच सकती है। ऐसी कंडीशन में एक छोटा सा मिसमैच भी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर सकता है और कई बार इसी वजह से पूरा प्रोग्राम डिले हो जाता है। इसीलिए जेट इंजन बनाना आज भी दुनिया के सबसे टफ इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक माना जाता है। दोस्तों, पहला प्रोटोटाइप सिर्फ कोर मॉड्यूल तक सीमित था। इस कोर इंजन को नाम दिया गया काबिनी। यह नाम कावेरी नदी के एक ट्रिब्यूटरी से प्रेरित था। सिंबॉलिकली ये मेन इंजन प्रोग्राम का एक फाउंडेशनल स्टेप था। मार्च 1995 में इस कोर इंजन का पहला सक्सेसफुल ग्राउंड रन कंडक्ट किया गया। यह माइलस्टोन टेक्निकल वैलिडेशन के लिए काफी सिग्निफिकेंट माना गया दोस्तों। इसके बाद तीसरा प्रोटोटाइप का वेरिएबल सेक्टर वेन्स के साथ टेस्ट किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव था एयर फ्लो को बेटर कंट्रोल करना ताकि ओवरऑल परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को रिफाइन किया जा सके। 1996 तक पहला कंप्लीट कावेरी प्रोटोटाइप फॉर्मल टेस्टिंग फेज में एंटर कर चुका था और 1998 तक टोटल 5 ग्राउंड टेस्ट इंजन्स ऑपरेशनल हो गए थे। सरफेस लेवल पर प्रोग्रेस स्टेडी और प्रॉमिसिंग नजर आ रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ कॉम्प्लेक्स टेक्निकल चैलेंजेस भी उभरने लगे थे दोस्तों। ये इश्यूज धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहे थे और उनका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट तब तक क्लियरली विजिबल नहीं था। यहीं से सिचुएशन दोस्तों डिसाइसिव हो जाती है। फाइटर जेट इंजन डेवलपमेंट में छोटी सी इनस्टेबिलिटी भी कास्केडिंग इफेक्ट क्रिएट कर देती है। जीटीआरई के लिए ये एक स्टीप लर्निंग कर्व था, क्योंकि रिसोर्सेज भी लिमिटेड थे और हाई एंड टर्बोफैन डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत कम था। और इसी पॉइंट से कावेरी की जर्नी का असली टेस्ट शुरू होता है दोस्तों। पहला बड़ा झटका जो कावेरी को लगा वो लगा था 1998 में, जब इंडिया ने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। इन टेस्ट के तुरंत बाद इंडिया पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लग गए और इन सैंक्शंस का सीधा असर कावेरी प्रोग्राम पर पड़ा। जेट इंजन डेवलपमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स, एडवांस टेस्टिंग इक्विपमेंट और फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है, लेकिन सैंक्शंस के बाद इन क्रिटिकल रिसोर्सेज तक का एक्सेस अचानक रुक गया। फिर भी प्रोग्राम फॉर्मली बंद नहीं हुआ दोस्तों। डेवलपमेंट का काम जारी रहा, लेकिन अब टेक्निकल प्रॉब्लम्स के सिग्नल्स धीरे धीरे क्लियर होने लगे। 2002 तक इंटरनल असेसमेंट ये इंडिकेट करने लगे कि कावेरी इंजन सीरियस टेक्निकल चैलेंजेस फेस कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या थी हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड्स का फेल होना। इसी वजह से कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए फ्रांस की कंपनी स्नेकमा, जिसे आज साफरान के नाम से जाना जाता है, से टेक्निकल सपोर्ट लेना पड़ा। इस सपोर्ट में स्पेशलाइज्ड टरबाइन ब्लेड्स और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम भी शामिल थे। लेकिन यही एक इश्यू नहीं था, वेट भी एक मेजर कंसर्न था दोस्तों। इनिशियल टारगेट जो वेट था लगभग 1100 किलो था, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान कावेरी का वेट बढ़कर करीब 1235 किलो के आसपास पहुंच गया। फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक्स्ट्रा वेट का डायरेक्ट इंपैक्ट पेलोड कैपेसिटी और कॉम्बैट रेंज पर पड़ता है। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स भी नोटिसेबल गैप बना रहे थे दोस्तों। आफ्टर बर्नर के साथ 81 to 85 किलोन्यूटन वेट थ्रस्ट का एम रखा गया था, लेकिन इनिशियल टेस्टिंग फेज में कावेरी लगभग 70 किलो न्यूटन तक ही पहुंच पा रहा था और फाइटर जेट के लिए यह शॉर्टफॉल छोटा नहीं माना जा सकता दोस्तों। फिर 2004 में एक और डिसाइसिव सेटबैक सामने आया। रशिया में हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के दौरान कावेरी रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाया।
इस मूवमेंट पर तेजस के फर्स्ट प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट में कावेरी को इंटीग्रेट करने की प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी लगभग समाप्त हो गई। इसके बाद पॉलिसी लेवल पर डिसीजन तेजी से लिए गए। 2004 में इंडिया ने तेजस प्रोटोटाइप्स के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F404 IN20 इंजन्स का ऑर्डर कर दिया। दिसंबर 2004 तक GTRE कावेरी डेवलपमेंट पर 1300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुका था। इसी दौरान कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने प्रोजेक्ट के रिवाइज टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट लगभग 2839 करोड़ रुपए तक अप्रूव की। जब टेक्निकल चैलेंजेस की बात आती है तो एक रेफरेंस इग्नोर नहीं किया जा सकता। 2011 में कैग की रिपोर्ट ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया कि प्रॉब्लम कितनी डीप और सीरियस थी। लगभग 2 डेकेड्स में 1892 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी प्रोग्राम 6 माइलस्टोन में से सिर्फ 2 माइलस्टोन ही कंप्लीट कर पाया था। तो सवाल बिल्कुल ऑब्वियस है, कावेरी को परफेक्ट करना इतना टफ क्यों निकला? चलिए इसको सिंपल टर्म्स में स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं। पहली प्रॉब्लम थी वेट। टारगेट वेट था 1100 किलो का, लेकिन इनिशियल प्रोटोटाइप का वेट था लगभग 1423, जो काफी ज्यादा था। हैवी इंजन का मतलब होता है परफॉर्मेंस पर डायरेक्ट हिट, और LCA जैसा लाइट वेट प्लेटफॉर्म के लिए इंजन का फिट होना और इंटीग्रेशन और भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम थी दोस्तों थ्रस्ट। इंजन रिक्वायर्ड आउटपुट तक कंसिस्टेंटली पहुंच नहीं पा रहा था। फाइटर जेट में थ्रस्ट सिर्फ एक नंबर नहीं होता दोस्तों, थ्रस्ट ही स्पीड, क्लाइंब रेट, पेलोड और मैन्युवरेबिलिटी को डिसाइड करता है। तीसरी प्रॉब्लम थी एक मिस्टीरियस नॉइज इशू। ये इशू सालों तक इंजीनियर्स को कंफ्यूज कर रही थी। नॉइज का सिंपल मतलब ये होता है कि इंजन के अंदर कहीं ना कहीं फ्लॉ या वाइब्रेशन स्टेबल नहीं है, और अगर स्टेबिलिटी ब्रेक है तो रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस दोनों इंपैक्ट होते हैं। चौथी और सबसे बड़ा फंडामेंटल चैलेंज था मटेरियल और उसकी मैन्युफैक्चरिंग। एरो इंजन से नॉर्मल मेटल्स काम नहीं करते दोस्तों। एक्सट्रीम हीट और स्ट्रेस हैंडल करने के लिए सिंगल क्रिस्टल सुपर अलॉय जैसे एडवांस मटेरियल्स चाहिए होते हैं। इंडिया को यह कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट स्क्रैच से बिल्ड करनी पड़ी, और यह प्रोसेस नेचुरली स्लो होता है, साथ ही काफी एक्सपेंसिव भी दोस्तों। पांचवी प्रॉब्लम थी स्पेशलाइज एक्सपर्ट्स की शॉर्टेज। जेट इंजन डेवलपमेंट एक नीश फील्ड है जहां डीप एक्सपर्टाइज के बिना लर्निंग कर्व बहुत स्टीप हो जाता है, इसलिए प्रोग्रेस टाइम के साथ स्लो और अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। इसी वजह से कावेरी का स्ट्रगल सिर्फ इंजन का इशू नहीं रहा दोस्तों, ये धीरे धीरे एक टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम चैलेंज बन गया। दोस्तों अगर कावेरी प्रोग्राम को इंटरनेशनल इंजन प्रोग्राम से कंपेयर करें तो एक बात सीधी दिख जाती है, फंडिंग का ह्यूज गैप। 1986 में GTRE को यह प्रोग्राम सैंक्शन हुआ। उसी वक्त जनरल इलेक्ट्रिक, यूरोजेट और स्नेकमा अपने इंजन प्रोग्राम्स पर $1 बिलियन से ज्यादा स्पेंड कर रहे थे। इसके कंपैरिजन में कावेरी को सिर्फ लगभग 382 करोड़ की फंडिंग सपोर्ट मिली, और यहीं से ग्राउंड रियलिटी का डिफरेंस सामने आने लगता है दोस्तों। फिर 2007 तक यह क्लियर हो चुका था कि कावेरी का ओरिजिनल टाइमलाइन मीट नहीं हुआ, इसलिए GTRE ने प्रोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला K9 प्लस प्रोग्राम, इसका गोल था कंप्लीट डिजाइन का कॉन्सेप्ट प्रूफ करना और इंजीनियर्स को एयरक्राफ्ट इंजन इंटीग्रेशन और फ्लाइट ट्रायल्स का हैंड ऑन एक्सपीरियंस देना। दूसरा था K10 प्रोग्राम, इसे जॉइंट वेंचर के रूप में प्लान किया गया दोस्तों, ताकि किसी फॉरेन इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ फाइनल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड कावेरी इंजन को को डेवलप किया जा सके। इसी बीच जुलाई 2008 में GTRE ने कावेरी का मरीन वर्जन शोकेस किया। नाम था कावेरी मरीन गैस टरबाइन। यह टरबाइन इंडियन नेवी की टेस्ट फैसिलिटी विशाखापट्टनम में सक्सेसफुली रन हुआ और इसने 12 मेगावाट पावर्स जनरेट करके दिखाया। इस सक्सेस ने एक बात प्रूव कर दी दोस्तों कि कावेरी की जो कोर टेक्नोलॉजी है सिर्फ एयरक्राफ्ट के लिए नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट के अलावा भी वैल्यू रखती है। सितंबर 2008 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि कावेरी इंजन तेजस प्रोग्राम की टाइमलाइन के हिसाब से रेडी नहीं हो पाएगा। इसी वजह से इसे तेजस प्रोग्राम से फॉर्मली डीलिंक कर दिया गया। अब LCA तेजस को अमेरिकन GE F04 IN20 इंजन के साथ ऑपरेट करना था। यह डिसीजन काफी बेटर था दोस्तों, क्योंकि कावेरी पर अब तक 2 डेकेड से भी ज्यादा समय तक काम हो चुका था। फिर भी GTRE ने डेवलपमेंट कंप्लीटली स्टॉप नहीं किया। फोकस ये शिफ्ट किया गया कि इंजन का फ्यूचर एप्लीकेशन के लिए आगे रिफाइन और बिल्ड किया जा सकता है।
फिर 2010 में एक छोटी सी होप वापस नजर आई। कावेरी का प्रोटोटाइप K9 मॉस्को के ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड किया गया। इंजन को इल्यूजन I-276 टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट के पोर्ट साइड इनर पायलॉन पर माउंट किया गया। ट्रायल्स के दौरान इंजन ने अलग अलग एल्टीट्यूड्स पर स्पीड्स पर स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाई। रिपोर्टेड टेस्टिंग के मुताबिक इंजन्स ने एयरक्राफ्ट को 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक रिलायबल पावर सप्लाई की। इस फेज में एयरक्राफ्ट लगभग 6000 मीटर की एल्टीट्यूड तक गया और स्पीड थी मार्क 0.6। अप्रैल 2011 तक टेस्टिंग एनवेलप को और एक्सपेंड किया गया। एयरक्राफ्ट 12 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक पहुंचा और फॉरवर्ड स्पीड लगभग मार्क 0.7 रिकॉर्ड की गई। इन रिजल्ट से यह क्लियर हुआ कि कोर टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल तो मौजूद था और कंट्रोल्ड कंडीशन में स्टेबिलिटी अचीव की जा सकती थी। लेकिन दोस्तों हार्ड ट्रूथ यह था कि तेजस के लिए जो स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर रिक्वायर्ड थे, कावेरी उन्हें कंसिस्टेंटली मीट नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से 2014 तक डीआरडीओ ने यह डिसीजन लिया कि ओरिजिनल कावेरी इंजन प्रोग्राम जो स्पेसिफिकली एलसीए तेजस के लिए डिजाइन किया गया था, उसे फॉर्मली क्लोज कर दिया गया। तेजस के लिए कावेरी का सपना यहीं प्रैक्टिकली समाप्त हो गया। लेकिन टेक्नोलॉजी, लर्निंग और इंडिजीनियस कैपेबिलिटी की जर्नी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। 2016 में कावेरी प्रोग्राम के लिए एक पॉसिबल ब्रेक थ्रू नजर आया दोस्तों। फ्रांस ने रफाल डील के ऑफसेट के तहत 1 बिलियन इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया ताकि कावेरी इंजन को रिवाइव किया जा सके। इसी कॉन्टेक्स्ट में स्नेकमा, जिसे आज साफरान के नाम से जाना जाता है, ने एक स्ट्रक्चर्ड प्रपोजल रखा। इस प्रपोजल के तहत रफाल में यूज होने वाले M88 इंजन के कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज या टेक्निकल सपोर्ट के रूप में शेयर की जा सकती थी। इसके बाद 2018 में साफरान की ऑडिट टीम ने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया। टीम के असेसमेंट के मुताबिक कावेरी इंजन ने मैच्योरिटी का एक ऐसा लेवल अचीव कर लिया था जहां उसे रिस्ट्रिक्टेड एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन के लिए सीरियसली कंसिडर किया जा सकता था। यह फुल ऑपरेशनल सक्सेस नहीं था दोस्तों, लेकिन प्रोग्राम की प्रोग्रेस के लिए यह एक मीनिंगफुल वैलिडेशन जरूर माना गया। लेकिन इस पॉजिटिव सिग्नल के बाद भी प्रोसेस कंप्लीटली स्मूथ नहीं रहा। आखिरकार जीटीआरई ने साफरान के साथ फॉर्मल कोलैबोरेशन एंड करने का डिसीजन लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक साफरान जो टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा था वो स्कोप के मामले में काफी लिमिटेड थी। जो M88 कावेरी हाइब्रिड प्लान प्रपोज किया गया था वो ज्यादा से ज्यादा तेजस मार्क 1 की रिक्वायरमेंट तक ही इफेक्टिवली मीट करता। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स को देखते हुए यह अरेंजमेंट इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल फिट नहीं बन पाया। यहां एक बात बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, इंडिया ने गिव अप तो नहीं किया, बल्कि उसने अपनी अप्रोच को रिकैलिब्रेट कर लिया। कावेरी का फोकस तेजस को पावर देने से शिफ्ट होकर दूसरी स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन की तरफ मूव हो गया, खासकर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स की तरफ, यानी यूकैफ प्लेटफॉर्म्स के लिए। इसी डायरेक्शन में अब कावेरी का एक ड्राई वर्जन एक्टिवली डेवलप किया जा रहा है। इस वर्जन को डीआरडीओ के घातक प्रोग्राम को पावर देने के लिए कंसेप्चुअलाइज किया गया है, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में आफ्टर बर्नर की जरूरत नहीं होती, इसलिए ओवरऑल डिजाइन कंपैरेटिवली सिंपलर हो जाता है और इंटीग्रेशन चैलेंजेस भी कम हो जाते हैं। और इसी शिफ्ट के साथ एम्फेसिस फिर से कोर इंजन टेक्नोलॉजी पर आ गया है दोस्तों, जहां इंडिया ने टाइम के साथ मीनिंगफुल लर्निंग और ग्रेजुअल मास्टरी डेवलप की है। 2020 में कावेरी प्रोग्राम में नोटिसेबल प्रोग्रेस देखने को मिलती है दोस्तों। 2021 में डीआरडीओ ने एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू अचीव किया जब नियर आइसोथर्मल फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली मास्टर की गई। यह टेक्नोलॉजी हाई प्रेशर कंप्रेसर डिस्क बनाने के लिए यूज होती है दोस्तों, जो किसी भी जेट इंजन का एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। इस एफर्ट के तहत डीएमआरएल ने यह टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसे मिश्र धातु निगम को ट्रांसफर किया ताकि मास प्रोडक्शन इजीली हो सके। इस स्टेप ने एक पुराने टेक्नोलॉजिकल गैप को फिल करने में रियल और मेजरेबल हेल्प दी। इसके बाद 2022 में रशिया में हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग का एक और राउंड कंडक्ट किया गया। ड्राई वर्जन में लगभग 48.5 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट किया गया, जो यूएवी एप्लीकेशन के रिक्वायर्ड 46 किलो न्यूटन बेंचमार्क से ज्यादा था। इन टेस्ट में एल्टीट्यूड स्टिमुलेट करके इंजन को लगभग 13,000 मीटर तक इवैल्यूएट किया गया।
ये वैलिडेट हुआ कि थिन एटमॉस्फेयर कंडीशंस में भी इंजन की परफॉर्मेंस स्टेबल रह सकती है। फिर 2024 तक GTRE ने इंजन का वेट भी रिड्यूस किया। पहले वेट लगभग 1235 किलो था, बाद में इसे कम करके लगभग 1180 तक लाया गया। ये अभी भी ओरिजिनल टारगेट से ऊपर है, लेकिन डायरेक्शन क्लियरली पॉजिटिव रही और इंप्रूवमेंट मीनिंगफुल था। इसी फेज में टरबाइंस, कंप्रेसर, गियर बॉक्सेस और एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम भी अपग्रेड किए गए। साथ ही 3 इंजन्स को इंप्रूव करके K9 प्लस स्टैंडर्ड तक अपग्रेड किया गया, जहां फोकस ड्यूरेबिलिटी और सस्टेन्ड परफॉर्मेंस पर था। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी परसिस्टेंट रही, वो थी आफ्टर बर्नर की परफॉर्मेंस। ड्राई वर्जन लगभग 49 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर देता है, लेकिन आफ्टर बर्नर से एक्सपेक्टेड एडिशनल थ्रस्ट स्टेबल तरीके से कंसिस्टेंटली डिलीवर नहीं हो पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आफ्टर बर्नर कभी कभी 30 किलो न्यूटन एक्स्ट्रा थ्रस्ट भी रिलायबली नहीं पहुंच पाता। सिंपल शब्दों में आफ्टर बर्नर एग्जॉस्ट फ्लो में फ्यूल इंजेक्ट करके थ्रस्ट को टेम्पररी बूस्ट करता है। यह बूस्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है दोस्तों, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए यह कैपेबिलिटी क्रूशियल होती है, क्योंकि रैपिड एक्सेलरेशन और सुपरसोनिक स्पीड अचीव करने में आफ्टर बर्नर का रोल डिसाइसिव होता है। इसी बीच दिसंबर 2024 में GTRE ने एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया। DRDO के घातक UCAV के लिए जो कावेरी का ड्राई वर्जन डेवलप हो रहा है, उसे इन फ्लाइट टेस्ट के लिए अप्रूव कर दिया गया है। ये टेस्ट इल्यूमिश I-276 टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट पर कंडक्ट होने थे। प्रोग्राम की हिस्ट्री में से एक मेजर माइलस्टोन ये माना गया, क्योंकि ग्राउंड टेस्टिंग के बाद रियल फ्लाइट एनवायरनमेंट में वैलिडेशन नेक्स्ट बिग स्टेप होता है दोस्तों। करंट इटरेशन और कावेरी के परफॉर्मेंस नोटिसेबली इंप्रूव हुआ है। अब ये इंजन 48.5 से लेके 51 किलो न्यूटन तक के बीच ड्राई थ्रस्ट डिलीवर कर रहा है, जो रिक्वायर्ड 46 किलो न्यूटन बेंचमार्क से कंफर्टेबली ऊपर है। टरबाइन साइड भी सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स किए गए हैं, जिनमें सेकेंड जनरेशन सिंगल क्रिस्टल CMX 4 टरबाइन ब्लेड्स का यूज शामिल है। ये ब्लेड्स हाइयर टेम्परेचर पर ऑपरेट कर सकते हैं और कंपैरेटिवली ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। वेट रिडक्शन के लिए कंप्रेसर साइड पर ब्लेड डिस्क असेसमेंट की जगह ब्लिस्क यूज किया गया है, जिससे वेट रफली 25 से 30% तक कम हुआ है। साथ ही बाईपास डक्ट में पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स यूज करके लगभग 6 किलो वेट और रिड्यूस किया गया, जिससे थ्रस्ट टू वेट रेशो इंप्रूव हो सके। इनलेट साइड पर इनलेट प्रेशर डिस्टॉर्शन इशू को हैंडल करने के लिए GTRE ने एक नया फैन डिजाइन डेवलप किया। इस डिजाइन में फैन एफिशिएंसी लगभग 86% बताई गई। बाईपास रेशो करीब 3.4:1 रखा गया और एयर फ्लो हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 78 kg पर सेकेंड के आसपास रिपोर्ट की गई। साथ ही इनलेट गाइड वेन्स को वाइडर और एडजस्टेबल बनाया गया, ताकि स्टॉलिंग का रिस्क कम हो और ओवरऑल सेफ्टी मार्जिन भी बेटर रहे। हॉट सेक्शन की रिलायबिलिटी इंप्रूव करने के लिए GTRE ने DMRL के साथ टरबाइन डिस्क पर भी काम तेज किया। इंडिया की 50,000 टन की फॉर्जिंग प्रेस का यूज करके पाउडर मेटलर्जी टरबाइन डिस्क डेवलप किए जा रहे हैं। इनका प्राइमरी एम क्रीप रेजिस्टेंस को इंप्रूव करना है, ताकि हाई टेम्परेचर कंडीशंस में भी मटेरियल की लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ स्टेबल बनी रहे। ओवरऑल आफ्टर बर्नर भी कावेरी का टफेस्ट पजल बना हुआ है, लेकिन ड्राई वर्जन में जो मेजरेबल इंप्रूव्स आए हैं और इन फ्लाइट टेस्टिंग तक का ट्रांजिशन ये सिग्नल देता है कि प्रोग्राम अब सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फेज में नहीं है, बल्कि ग्रेजुअली वैलिडेटेड कैपेबिलिटी की तरह मूव कर रहा है। अप्रैल 2025 तक गोदरेज एरोस्पेस ने कावेरी डेरिवेटिव इंजन के पहले 2 मॉड्यूल्स सक्सेसफुली डिलीवर कर दिए थे और ऑनेस्टली यहीं से चीजें विजिबल तरीके से मूव करते हुए दिखने लगी। प्रोग्राम फाइनली प्लानिंग फेज से निकलकर प्रोडक्शन रियलिटी की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर मई 2025 के एंड तक अपडेट्स ये इंडिकेट कर रहे थे कि कावेरी इंजन रशिया में डिटेल ट्रायल से गुजर रहे हैं। उस स्टेज पर लगभग 25 आवर्स की टेस्टिंग अभी भी बाकी थी। डायरेक्शन सिंपल और क्लियर था। फॉर्मल क्लियरेंस मिलते ही यही इंजन्स इंडिया के इंडिजीनियस UCAV प्रोजेक्ट्स के ऊपर यूज होंगे। इसी मोमेंटम के दौरान गवर्नमेंट रिलीजेस ने भी KDE और IQF और UCAV पावर प्लांट के रूप में इसे मेंशन किया।
साथ ही ड्राई कावेरी इंजन डेवलपमेंट जैसे पैरेलल प्रोजेक्ट्स को भी पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल पुश मिलना शुरू हो गया। लेट 2025 तक रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि प्रोडक्शन क्वालिटी ड्राई कावेरी यूनिट फॉर्मली हैंडओवर किया जा चुका है और वो बेस लाइन वैलिडेशन और इंड्योरेशन चेक्स फेज में एंटर कर चुका है। नेक्स्ट स्टेप भी क्लियरली डिफाइन था दोस्तों, लॉन्गर इंड्योरेंस रन और एक्सपेंडेड एल्टीट्यूड ट्रायल्स, ताकि इंजन को रियल ऑपरेटिंग एनवेलप के करीब प्रॉपरली इवैल्यूएट किया जा सके। और यहीं से बियॉन्ड कावेरी का चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होता है। जीटीआरई का रोड मैप में कावेरी 2.0 का डायरेक्शन ग्रेजुअली आउटलाइन होता रहा है। प्राइमरी गोल था कि 55 से 58 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट के रेंज में एक नया कोर प्रोटोटाइप डेवलप करना और उसी कोर के बेस पर 90 किलो न्यूटन वेट थ्रस्ट क्लास का एक एडवांस टर्बोफैन डेवलप करना। इसकी पोजीशनिंग लगभग GE F404 और F414 के बीच कंसेप्चुअलाइज किया जा रहा है। लॉजिक स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हॉट एंड हाई कंडीशन में मोर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अचीव करना, एडवांस मटेरियल्स के थ्रू बेटर ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करना और मॉडर्न डिजाइन टूल्स के सिस्टमैटिक यूज करना, जैसे CFD, हाई एंड सिमुलेशंस और AI असिस्टेड इंजीनियरिंग वर्कफ्लो, जो ओरिजिनल कावेरी एरा में इतने मैच्योर और एक्सेसिबल नहीं थे दोस्तों। रफ एस्टिमेट्स के मुताबिक कावेरी 2.0 का ऑपरेशनल विंडो मिड टू लेट 2030 के आसपास प्रोजेक्ट किया जा रहा है और अगर ये स्ट्रेटेजिक पुश सक्सेसफुल रहा तो यूकैफ प्लेटफॉर्म जैसे घातक से लेकर फ्यूचर फाइटर इकोसिस्टम तक इंडिजिनियस इंजन बेस को सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर बनाने का स्कोप और भी वाइडन हो सकता है दोस्तों, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर का एंगल कावेरी की स्टोरी में एक नया चैप्टर बन चुका है। अब पुश ये दिया जा रहा है कि इंजन डेवलपमेंट में प्राइवेट कंपनीज को सिर्फ सपोर्ट रोल तक लिमिटेड ना रखा जाए, बल्कि उन्हें जेन्युइनली सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए। जैसे टाटा एडवांस सिस्टम, L&T, गोदरेज एरोस्पेस और महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर जैसे प्लेयर्स डिफेंस प्रोडक्शन में अपनी कैपेबिलिटी स्टेडली प्रूव कर रहे हैं। इसी डायरेक्शन में L&T ने भी ये प्रपोज किया है कि इंडिया को एक इंडिजीनियस 110 किलो न्यूटन क्लास का इंजन डेवलप करना चाहिए और इस प्रोसेस में गवर्नमेंट को कॉस्ट के कंपैरिजन में टेक्निकल मेरिट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। एक सजेस्टेड मॉडल ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि कावेरी का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट फर्म्स के जॉइंट वेंचर को दिया जाए। इस जॉइंट स्ट्रक्चर को DRDO और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिले ताकि ओवरसाइट और डायरेक्शन मेंटेन रहे। इस अप्रोच से डेवलपमेंट फास्ट हो सकती है और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी ओवरसाइट भी मेंटेन रहेगा। प्राइवेट कंपनीज का एक नेचुरल एडवांटेज ये होता है कि वो रिलेटिवली ज्यादा एजाइल होते हैं, उनके पास डाइवर्सिफाइड फंडिंग्स होती हैं और इनोवेशन ड्रिवन कल्चर होता है जो गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन को इफेक्टिवली कंप्लीमेंट कर सकता है। अब परफॉर्मेंस कंपैरिजन की तरफ आते हैं। करंट कावेरी और GE F404 के बीच का गैप पिछले कुछ सालों में नैरो हुआ है, लेकिन F404 के पास अभी भी एज मौजूद है, खासकर रिलायबिलिटी के मामले में। F404 को टिपिकली पर 1000 फ्लाइट आवर्स काफी कम शॉप विजिट्स की जरूरत पड़ती है और उसकी टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी भी कंपैरेटिवली ज्यादा एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है। फिर भी कावेरी का एक इंटरेस्टिंग पोटेंशियल एडवांटेज हो सकता है। उसका फ्लैट रेटेड डिजाइन इंडिया का हॉट एंड हाई क्लाइमेटिक कंडीशन में बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है, क्योंकि इंपोर्टेड इंजन्स अक्सर हाई टेम्परेचर एनवायरमेंट्स में नोटिसेबल थ्रस्ट लॉस करते हैं। लेकिन अगर कावेरी को ट्रूली इंपोर्टेड इंजन्स को रिप्लेस करना है तो सिर्फ सिमिलर थ्रस्ट नंबर्स अचीव करना काफी नहीं होगा। उसे रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस साइकिल्स और ओवरऑल लाइफ साइकिल बिहेवियर के मामले में भी कंपैरेबल या बेटर स्टैंडर्ड्स प्रूव करने होंगे। अल्टीमेटली यही फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि इंडिजिनस इंजन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकली वायबल और स्ट्रैटेजिकली सस्टेनेबल बनता है या नहीं। कावेरी की स्टोरी को अगर एक लाइन में समझा जाए तो ये सिर्फ एक इंजन का प्रोजेक्ट नहीं है। ये इंडिया की इंडस्ट्रियल जर्नी का वो हिस्सा है जहां हर सेटबैक एक लेसन बनता और हर डिले ने इकोसिस्टम को थोड़ा और मैच्योर किया। तेजस से डीलिंक होना एक हार्ड ट्रुथ था, लेकिन उसके बाद प्रोग्राम की डायरेक्शन ज्यादा स्ट्रैटेजिक होती चली गई, जैसे ड्राई वेरिएंट्स, यूकैफ फोकस, वैलिडेशन, एंड्योरेंस और फिर बियॉन्ड कावेरी का रोड मैप। यही उसका नेक्स्ट आर्क बना। आज नैरेटिव ये नहीं है कि इंडिया सिर्फ इंजन्स बनाने की बात कर रहा है।
आज नैरेटिव ये है कि इंडिया इंजन इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। जब इकोसिस्टम बन जाता है तो किसी प्रोग्राम को सिर्फ सक्सेस या फेलियर में मेजर करना काफी नहीं होता दोस्तों, वो नेक्स्ट प्रोग्राम्स की फाउंडेशंस बन जाता है और वही फाउंडेशंस फ्यूचर में कैपेबिलिटी को स्केल करती हैं। और इसी एंडिंग को मीर की सादगी और गालिब की सोच में यूं समझो। मीर के लफ्जों में कह दें तो थकान भी सबक बन जाती है, गालिब की नजर से देखो तो हर रुकावट एक नया रास्ता जाती है। फिर जब लोग पूछते हैं इतना टाइम क्यों लगा, तो फैज के अंदाज में जवाब ये है। फैज कहते हैं मंजिल से ज्यादा सफर जरूरी होता है, क्योंकि जो सफर सीख जाए वो मंजिल खुद लिख लेता है। और जब फंडिंग, टेस्टिंग और रिलायबिलिटी जैसे अनकंफर्टेबल फैक्ट्स सामने आते हैं तो इकबाल की जुबान में ये लाइन फिट बैठती है। इकबाल की तरह बस इतना कहना है, इरादे को जंग लगने मत दो, क्योंकि जो अपनी आंख संभाल ले वो कल की उड़ान लिख लेते हैं। कावेरी का सबसे बड़ा आउटपुट यही रहा कि इंडिया ने इंजन के साथ साथ इंजीनियरिंग कल्चर भी बिल्ड किया है। निदा फाजली के अंदाज में छोटे कदम भी कहानी लिखते हैं। आज जो मेहनत का सुर है कल वही उड़ान की निशानी बन जाते हैं। इसलिए कंक्लूजन यही है कि कावेरी का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, वो रिफाइन हुआ है। और जो चीजें रिफाइन होती हैं वो रुकती नहीं है, वो नेक्स्ट वर्जन में और ज्यादा क्लियर और ज्यादा केपेबल बनकर वापस आती हैं।